अस्सलाम वालेकुम। फ्रंटलाइन से तज़मीन जावेद। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने प्रोग्राम में शज़ा फातिमा साहिबा को मदऊ करूं और मैंने उनकी कोऑर्डिनेटर साहिबा से भी रब्ता बहुत किया, लेकिन गालिबा उनके पास टाइम नहीं है। शज़ा फातिमा इस वक्त स्टेट फॉर द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एंड टेक्नोलॉजी हैं और बहुत दावे कर रही हैं कि वो काम कर रही हैं पाकिस्तान की इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के हवाले से, लेकिन आई थिंक मैम हैज़ नो टाइम फॉर अस, तो कोई बात नहीं। लेकिन इसलिए उनको हम बुलाना चाहते थे क्योंकि बहुत से इनिशिएटिव अभी पाकिस्तान की हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि उसने लिया है इंटरनेट की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान को डिजिटाइज करने के हवाले से, डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन शज़ा फातिमा साहिबा के हवाले से मैं ये बताना चाहूँ कि वो बेशक मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, लेकिन एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। अब मुझे नहीं मालूम इसके पीछे क्या साइंस है। पीएमएलएन ने उनको अगर एक ये ओहदा दिया है तो क्या उसके लिए वो एलिजिबल है या नहीं है। वो इस पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने मास्टर्स किया है और वो जो मास्टर्स किया है वो यूनाइटेड किंगडम से उन्होंने वॉरविक यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया है, लेकिन उससे पहले वो लर्म्स में भी वो पढ़ चुकी हैं और गालिबन उन्होंने उनकी बैचलर्स की डिग्री है इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। लेकिन क्या एक फाइनेंस का पढ़ने वाला या पॉलिटिकल साइंस का जो मास्टर्स जिसकी डिग्री है, क्या वो मिनिस्ट्री होल्ड कर सकता है? हो सकता है इंसान सीखने की तो सलाहियत रखता है कि वो टेक्नोलॉजी के हवाले से सीख ले, और जो उसके साथ जो उसकी टीम है, क्योंकि डिजिटल पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है मुझे अंदर से खबर है, ऑब्वियसली इसमें उनका किरदार नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं पीछे के जिन्होंने इस पर बाकायदा प्रपोजल्स बनाए और आज डिजिटल पाकिस्तान जो है वो कानून का आपके नेशनल असेंबली से सेनेट से पास हो गया पाकिस्तान का वो एक्ट। लेकिन बहरहाल हमारे साथ जो दो स्टीम गेस्ट हैं, शज़ा फातिमा तो नहीं है, लेकिन जो दो स्टीम गेस्ट हैं वो बहुत काबिल हैं, बहुत माहिर हैं, बहुत हवालों से। जब भी मैंने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी पे बात हुई है तो मुझे बहुत मिसमराइज किया उन्होंने, और ये पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। बहुत ही उन्होंने इन्फॉर्म डिस्कशंस की थी, बहुत से हवालों से पॉडकास्ट में अपेयर होते हैं और बहुत हवालों से पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी को लेके, इंटरनेट को लेके। पहले मैं उनका तारुफ आपको कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं रहीम अली साहब हैं, बहुत ही स्टीम्ड डेटा साइंटिस्ट हैं, बहुत से हवालों से उन्होंने काम किया है टेक्नोलॉजी को लेते हुए और बहुत हवालों से इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट करें, बल्कि किताब भी को ऑथर कर रहे हैं। जो अब मेरे सेकंड गेस्ट हैं दानियाल खान साहब के साथ, ये भी बहुत ही मशहूर एक तरह से टेक्नोलॉजी के हवाले से काम कर रहे हैं और दोनों कंबाइन काम कर रहे हैं। दोनों की जो कॉन्ट्रीब्यूशन हैं वो आपको बिहाइंड द सीन्स नजर आती हैं बहुत, लेकिन आज हम चाहते हैं कि हम टेलीविजन पे लेके आए। लेकिन उनको पहले लेने से पहले आपको बताना चलूँ, कल शज़ा फातिमा साहिबा ने एक सेमिनार से खिताब किया इस्लामाबाद के अंदर। उन्होंने कहा है कि अप्रैल तक स्पेक्ट्रम ऑक्शन वो करेंगे, उसके जरिए 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर आ जाएगी। अब वो ये कह रही है बहरहाल, लेकिन एक कंफ्यूजन है नैरेटिव के अंदर। कभी कोई कहता है कि फायरवॉल की वजह से इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन हो रही है, कभी ये कहा जाता है गवर्नमेंट नहीं तो ये कभी नहीं कहा कि फायरवॉल की वजह से एनालिसिस होते हैं, तज्जियात होते हैं, वो ये बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि सबमरीन केबल की वजह से ऐसा हो रहा है। और अभी दिसंबर के अंदर पाकिस्तान ने एक सेकेंड अफ्रीकन सबमरीन बिछाई है जो कि अप्रैल 2025 तक मजीद कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंच कंपनी ने इंस्टॉल कर दिया है हॉक्स बे के अंदर। कहा यह जा रहा है कि इससे कनेक्टिविटी, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन एक हवाला देता चलूं कि पाकिस्तान 100 कंट्रीज में आता है, 100 कंट्रीज में आता है आउट ऑफ 111 कंट्रीज की, जहां पे इंटरनेट की जो स्पीड है वो बहुत ही कम है। मोबाइल इंटरनेट स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद जो बैंडविड्थ के मामला हैं वो आप उससे आगाह है। तो बहुत से हवालों से आज बात करते हैं, टेक्निकल डिस्कशन भी रखेंगे, पॉलिटिकल कमेंट्री मेरी तरफ से भी होगी। जाहिर बात है उनका सब्जेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं मैं इसको लिंक करूंगा। रहीम अली, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, मुझे ये बताइए कि बहुत ही अनोखी सी ये चीज़ें हो रही है इंटरनेट को हवाले से और बहुत हवालों से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन अभी 5 फरवरी को एक नोकिया जो बैकबोन समझा जाता है कोई टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हुआ और बैंकिंग और कॉरपोरेट सेक्टर बहुत अफेक्ट हुए। 5 फेब की ये बात है। क्या इस तरह के अगर कंसिस्टेंट के साथ ये चीज़ें होती नहीं, ये पैटर्न चलता रहा, तो ये पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए तो बहुत खतरनाक बात है ये। अस्सलाम वालेकुम तज़ीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेल एब्सोल्युटली यू आर राइट, क्योंकि इन टुडेज वर्ल्ड डेटा जो है, इनफैक्ट जो कनेक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क्स, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप द वर्ल्ड रनिंग। नाउ ये जो प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, व्हेनेवर यू हैव अ नेटवर्क देयर विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क सा प्रॉब्लम फ्री, आपने एक बार बिछा दिया तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाउएवर, हम जब भी नेटवर्क्स डिजाइन करते हैं या जब भी हम नेटवर्क्स को डिप्लॉय करते हैं तो हम अमूमन रिडंडेंसीज रखते हैं, हम मल्टीपल चैनल्स बनाते हैं ताकि खुदा ना खास्ता एक जगह प्रॉब्लम आए तो हम लोड को कहीं और शिफ्ट कर सकें। बट हैविंग सेड दैट, एट द लेवल ऑफ अ कंट्री,
इस चीज को करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, आपका ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा होता है, एंड देन यू नीड अ लॉट ऑफ टेक्निकल नॉलेज टू इंश्योर कि वो चीज सही तरह चल रही हो. नाउ अनफॉर्चुनेटली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस वर्किंग विद पीपल इन पाकिस्तान, इज के आई हैव नॉट येट बीन एबल टू कम अक्रॉस वेरी रिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट जो कि large scale network को at a level of countries manage कर सके. I've been interacting with a lot of ISPs, I've been interacting with a lot of large scale network design institutions as well, but at every given point in time मुझे एक barrier का सामना मिलता है जो कि ये बताता है कि in terms of understanding core networks and how they work, वहाँ पे थोड़ी सी एजुकेशन की ज़रूरत है, वहाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस की और ज़रूरत है. जहाँ तक जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं, जितनी मेरी नॉलेज है, मुझे जो पता चला था वो ये था कि इट वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रप्शन. नाउ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रप्शन हैपेंस, हमारे पास शहर में बिजली जाना तो बहुत आम सी बात हो गई है, बट in cases where you are maintaining such equipment and such critical equipment जो कि आपकी डेटा कनेक्टिविटी बिटवीन योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, हम अमूमन ये रेकमेंड करते हैं कि यू नीड टू हैव मल्टीपल पावर रिडंडेंसीज. यू डोंट ओनली रिलाई ऑन योर इलेक्ट्रिकल जनरेशन कंपनीज या इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. आपके पास जेनसेट्स भी होने चाहिए, आपके पास यूपीएस भी होना चाहिए, आपके पास सोलर भी होना चाहिए, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर आपके पास जो है वो एक ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है. यू डोंट हैव मल्टीपल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. नहीं, जितनी वल्नरेबल ये चीजें होंगी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, ऑब्वियसली बैंकिंग कॉर्पोरेट सेक्टर अगर वो अफेक्टेड रहता है तो फिर काम कैसे चलेगा. आगे मैं गुफ्तगू लेके चलता हूँ. दानियाल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया. मुझे ये बताइए दानियाल के डेटा सेंटर्स के अंदर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहाँ पे इनएफिशिएंट और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं और बहुत से हवालों से वहाँ पे काम सही तरह से नहीं हो रहा. उसको बेहतर करने के लिए क्या कोई सजेशंस है आपके पास? अस्सलाम वालेकुम तस्मीर भाई. जी वालेकुम सलाम. सबसे पहले मैं ये कहूँगा जो हमारे डाटा सेंटर्स हैं वो अभी सर ने जैसे बात की थी कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे अगर बिजली ही अवेलेबल नहीं है तो इंटरनेट और बाकी चीजें तो फिर दूर की बात है, फिर तो टेलीकॉम भी नहीं चलता, वो सारी चीजें. तो फर्स्ट जो सबसे पहली चीज जो हमें मतलब इसमें हल करने की जरूरत है वो पावर का क्राइसिस है. हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बिल्कुल वो जाना चाहिए और ये लार्ज स्केल पे जाना चाहिए. डैम पता नहीं कब बनता है, वो एक दफा सुना था कि डैम बनाएंगे, पैसे भी लिए थे काफी और वो पता नहीं किधर गया, क्या हुआ. ऐसे नहीं होगा. हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अब वो जाना चाहिए. ये हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा पड़ेगा लेकिन लॉन्ग रन अगर हमें इस मसले से निकलना है तो सबसे पहला वो हो गया. दूसरा जो मसला है वो है कि हमारा स्टाफ जो है वो ट्रेंड नहीं है. मैं लोगों को जानता हूँ जो इधर बहुत कम लोग हैं जो अभी सर बात कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स हो, वो मैं कुछ जानता हूँ. एक जो आप पॉडकास्ट का भी जिक्र कर रहे थे वो साइम सफदर साहब हैं, उनके साथ मैं काम भी कर रहा हूँ इस चीज पे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और यही जो डाटा सेंटर को रिक्वायर्ड है, अभी रिसेंटली जोन के साथ भी काम किया था, इसकी ट्रेनिंग के लिए वो करें. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अभी जो लोग हैं, जो हमारा एकेडेमिया भी ले लो, जो हमारे आप क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर भी ले लो, उनको उस टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है जिसकी वजह से वो अप्रोच ही अवेलेबल वो नहीं है. और ये लोग फिर जाके इस तरह के लोग बाहर वालों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, बाहर वालों को सोल्यूशंस दे रहे होते हैं. तो मेरे ख्याल से ऑन अ गवर्नमेंट लेवल हमें इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो टेक्निकली साउंड हो. अभी आपने जैसे बताया कि अभी मिनिस्टर ऑफ आईटी फाइनेंस बैकग्राउंड के, तो ऑब्वियसली अगर वो आईटी बैकग्राउंड के नहीं है, वो आईटी के मसाइल को ग्रास्प, अगेन ये पर्सनल कमेंट नहीं है, बट वो आईटी के मसाइल उस तरह से समझ ही नहीं सकेंगे, तो उसका हल वो दे नहीं सकेंगे और ये चीजें वो रहेंगी. फिर ये कि हमारे डाटा सेंटर जी नहीं, ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ. ये पर्सनल कमेंट ये बिल्कुल नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि देखें जो आपका पोर्टफोलियो है अगर आप उसके हिसाब, पाकिस्तान में ये पहली दफा नहीं हुआ. पाकिस्तान में बहुत से ऐसे यहाँ पे हेल्थ के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो डॉक्टर्स नहीं होते या आपके वो मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं होते. लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान के, लेकिन अगर सलाहियत है सीखने की तो आप सीख भी सकते हैं. लेकिन उसके लिए यू नीड टू हैव अ गुड टीम एंड द गवर्नमेंट इज क्लेमिंग दैट दे आप हैव अ वेरी गुड टीम उनके साथ है. लेकिन बहरहाल उस पर आगे आपसे एक और सवाल भी पैदा होता है. तो ये जो जितने इश्यूज आ रहे हैं, इंपेडिमेंट्स आ रहे हैं इंटरनेट के हवाले से, बहुत सारे हवालों से, तो एक बहस चली है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इस तरह की मेरे कानों में ये खबरें आई थी कि स्टारलिंक जो है उसको भी इंस्टॉल किया जा सकता है पाकिस्तान के. स्टारलिंक नाज़रीन को बताते चले, स्टारलिंक एलन मस्क साहब की कंपनी है कि जो कि इंटरनेट देती है उन एरियाज को भी कि जहां पे इंटरनेट की आप सोच भी नहीं सकती, यानी जो रिमोट एरियाज होते हैं वहां पे भी इंटरनेट आ सकता है. दानियल, पॉसिबल है स्टारलिंक का पाकिस्तान में आना? क्या स्टारलिंक आ गया है पाकिस्तान में, सिर्फ अभी इश्यूज असल में ऊपर लेवल पे कुछ चल रहे हैं.
सबसे पहला ये कि फाइनेंशियल फ्रेमवर्क क्या बनेगा, क्योंकि अभी डिवाइस ही इटसेल्फ वो तकरीबन 40,000 की प्राइसिंग पता चल रही है। नहीं, आई थिंक 1.5 लाख की डिवाइस है और बाकी 40,000 पर मंथ है, तो ये एक इंडिविजुअल अफोर्ड कर नहीं सकेगा यहाँ पर। अच्छा। वो कॉर्पोरेट साइड अफोर्ड कर ले, ये पहला मसला है। दूसरा मसला ये कि ये जो अभी हमारी फोन नेटवर्क कंपनी है, ये आपने 5G का भी जिक्र किया था, वो तो एक इनके दिमाग में था कि अगर हम स्टारलिंक के थ्रू ही अपना इंटरनेट राउट करें और सर्विसेज देना शुरू करें अदर देन जो हमें LTE टावर्स के थ्रू मिलती है, इसके ऊपर एक वो फ्रेमवर्क वो बन रहा है। इसके अलावा इसका जो तीसरा एक वो प्रॉब्लम था, वो अब इन्होंने प्रीटी मच सॉल्व कर लिया। वो डाटा सेंटर का ही हो रहा था कि इनको अवेलेबल नहीं हो रहा था कि एक जिसके पास वो रिडंडेंट पावर सप्लाई और टियर 1 डाटा सेंटर हम उसको कहते हैं, लेकिन वो रिसेंटली उन्होंने कर लिया। जो चौथा प्रॉब्लम है कि अगर ये थोड़ा सा पॉलिटिकल वो हो जाता है कि हुआवे कि हमारा काफी सारा जो बैकबोन नेटवर्क है हुआवे पे बिल्ड है, तो ऑब्वियसली कि चाइना और उसके भी एक सर्टेन इंटरवेंशन वो रहती है, उनके इंटरेस्ट में नहीं है कि एक यूएस टेक्नोलॉजी है। हमने लास्ट टाइम डीप सीक पे बात किया था, तो ये भी एक वो चल रहा है और मेरे ख्याल से ये चीज ज्यादा ओवरशैडो कर रही है कि पाकिस्तान अब स्टारलिंक जैसी नेमत से महरूम है। बट आई हैव आल्सो हर्ड सर रहीम वुड माइट नो बेटर ऑन दिस के चाइना भी स्टारलिंक का कोई इक्विवेलेंट निकाल रहा है। तो ठीक है, हम इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। बहुत ही ऑब्वियसली एक सवालात आपके सामने हम रख रहे हैं ताकि आपको एक इन्फॉर्म्ड जो है हमारे नाज़रीन को डिस्कशन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मिले। गो के चैनल अमेरिका और कनाडा में देखा जाता है, वहाँ तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन अब भी ये मसाइल है और अब भी व्हाट्सएप के वॉइस मैसेजेस जो होते हैं वो भी प्रॉपरली नहीं भेजे जाते। लेकिन सवाल मैं रखता हूँ आपके सामने रहीम साहब, स्टारलिंक ऑब्वियसली यूएस कंपनी, एलॉन मस्क साहब जो कि इस वक्त एडवाइजर भी हैं डोनाल्ड ट्रंप के, पाकिस्तान में ये आ भी जाता है, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट और कंसर्निंग बात जो हो सकती है, हम अज्यूम कर रहे हैं, हमें नहीं पता, चीन को हो सकता है, यानी चाइना को। चाइना इस पर अपने रिजर्वेशन शो कर सकता है। और तो आपको क्या लगता है कि चाइना की तरफ से रिजर्वेशंस आएंगे स्टारलिंक की इंस्टॉलेशन अगर वो प्रॉपरली हो जाती है? और जैसे अभी दानियल ने कहा कि बहुत महंगा पड़ेगा लोगों को, तो इस पर आपको क्या राय है इस पर? वेल एक्सपेंसिव तो है बिकॉज दे आर एक्चुअली चार्जिंग इन US डॉलर्स और वो चाह रहे हैं कि उनकी बेस लाइन प्राइस सेम रहे। जहाँ तक चाइनीज इंटरवेंशन का सवाल है, इट कुड बी एंड इट कैन नॉट बी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर इफ चाइनीज आर ऑफरिंग अ कंपेटिटिव प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी मार्केट में है और उसके बाद स्टारलिंक आता है, देन चाइनीज वुड हैव अ प्रॉब्लम। लाइक जैसे मैं आपसे एज ऑफ राइट नाउ जब हम बात कर रहे हैं, अफ्रीका के अंदर स्टारलिंक इज एक्टिव और वहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट इज एट अ ह्यूज लेवल इवन इन द टेक्नोलॉजी साइड एज वेल। बट वहां पे चाइना को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है। यहाँ पे हाउएवर डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ पे हमारा जो कंजम्पशन है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे द काइंड ऑफ सेंसरशिप दैट द गवर्नमेंट वांट्स इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, उसके अंदर स्टारलिंक मे नॉट बी एबल टू कंप्लाई ऑन द गवर्नमेंट्स डिमांड्स बिकॉज स्टारलिंक की जो फिलॉसफी है वो काफ़ी ओपननेस की है। और हमारे जो पिछले कुछ महीनों में या पिछले साल के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं स्पेसिफिकली ऑन द सेंसरशिप साइड, जिसके अंदर हम फिल्टर्स भी लगा रहे हैं, हम बहुत सी चीज़ों को ब्लैकलिस्ट भी कर रहे हैं, वहाँ पे शायद कंप्लायंस का इशू हो स्टारलिंक की तरफ से। ऑल्दो क्योंकि देखें इसके अंदर सबसे मेजर एलिमेंट जो है आपके पास वो ये है कि स्टारलिंक डज नॉट गो थ्रू द गेटवे। पाकिस्तान के जो फाइबर ऑप्टिक के गेटवेज हैं जिसको हम सबमरीन केबल कहते हैं, स्टारलिंक उसके थ्रू काम नहीं करता। स्टारलिंक काम करता है लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स के ऊपर। दैट मींस दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्पेस, और स्पेस के अंदर जो ये सैटेलाइट्स घूम रही हैं, जितनी सारी स्पेसएक्स के थ्रू उन्होंने लॉन्च की हैं, वो सारी कनेक्ट करके आपस में एक इंटरनेट कनेक्टिविटी को बिल्ड कर रही है। सो दिस इज अ कंप्लीटली सेपरेट चैनल। दिस इज वेरी गुड कि आपका एक सेपरेट चैनल होना चाहिए ताकि खुदा ना खास्ता आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी कभी डाउन ना हो। बट मुझे ये नहीं अंदाजा है एज ऑफ राइट नाउ कि इन टर्म्स ऑफ द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू एक्सरसाइज ऑन वेरियस सेंसरशिप एंड ब्लैकलिस्टिंग पोर्टल्स, वो किस तरह से इस फ्रेमवर्क के अंदर इंप्लीमेंट होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस हवाले से ऑब्वियसली कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, किस तरह से इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। लेकिन आगे मैं डिस्कशन को लेकर चलता हूँ। दानियल, कंटेंट मॉनिटरिंग इस वक्त बहुत डिबेट की जा रही है इसके हवाले से। फायरवॉल की जब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इंस्टॉलेशन हुई, गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि हम फायरवॉल को इंस्टॉल कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं, बल्कि फिर बाद में गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एडमिट कर लिया कि फायरवॉल हम कर रहे हैं। एक अजम्पशन है कि जो मॉडलिंग की गई है वो चाइना से मुतासर होकर की गई है। वहाँ पे भी एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर कुछ कंटेंट की मॉनिटरिंग होती है, सख्ती से होती है। तो अगर फायरवॉल को बार बार ये करते रहेंगे, इसको इंस्टॉल करते रहेंगे, तो ये तो जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है।
ये बिल्कुल फ्रीलांसर्स के लिए बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। असल में फायरवॉल इटसेल्फ में इशू नहीं है, हम भी लगाते हैं अपने कंपनीज में फायरवॉल्स। और बेसिकली जाहिर है आप सिर्फ कंटेंट मॉनिटरिंग का मकसद नहीं है, और भी आप पे अटैक्स होते रहते हैं, और ये ऑनगोइंग इंटरनेट पे अटैक्स होते रहते हैं। आप अगर अपनी अपनी वेबसाइट बनाएं इस वक्त खुद, तो 5-6, और अगर आप उसको डीडोस प्रोटेक्शन और ये सारी प्रोटेक्शंस ना लगाएं, आपकी एक आध हफ्ते में वेबसाइट वैसे ही गिर जाएगी, क्योंकि बहुत सारे इधर कम्युनिटीज बैठे हुए हैं जिनका काम ये आईपी स्क्रैप करके और उसमें देख के उस पर अटैक करना होगा। जो चाइना का मॉडल है, वो उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। उन्होंने पॉलिसीज लगाई हैं जो के बजाय इसके कि एक एक जी हम डीप पैकेट इंस्पेक्शन, अच्छा ये क्या कह रहे हो, वो उन्होंने कुछ पॉलिसीज लगाई हुई हैं, कुछ एआई बेस्ड है, कुछ उसमें हार्ड कोडेड है, जिस तरह भी है, और उसके थ्रू वो कर रहे हैं। चाइना में आप फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप नहीं यूज कर सकते, आप वी चैट यूज करते हैं, ठीक है। आप चाइना का टिकटॉक अगर आप वहां पे यूज करें तो वो बहुत एजुकेशनल टाइप होता है, जबकि बाहर उसकी जो एल्गोरिथम वर्किंग है वो स्लाइटली डिफरेंट है, ये भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें होगा कि उन्होंने ये चीज आज नहीं बनाई है, इट टुक 10 years। अगर हमने इस चीज पे काम करना है, उसका पहले हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर हमें वो एप्स भी डेवलप करने पड़ेंगे। आप व्हाट्सएप को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, आप फेसबुक को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, आप पाक बुक बनाना चाह रहे हैं, आप पाक ट्यूब बनाना चाह रहे हैं, तो इसके पीछे पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आपको मैन पावर कहाँ से लेके आएंगे? तो अगर हम प्लान करते हैं तो ये फिर 10-15 साल का है, लेकिन हमें अगर शॉर्ट टर्म में जाना है, फिर यही हम महंगी महंगी फायरवॉल्स लेंगे, फिर वो हमसे सही से डिप्लॉय नहीं होगा, उसकी वजह से सर्विसेज डिसरप्ट होंगी, तो ई कॉमर्स और फ्रीलांसर्स अफेक्ट होंगे, तो वो उसका एक नेगेटिव होगा, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म थिंकिंग का मसला है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म करें, और अगर हम एजुकेशन, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से डेवलप करने के लिए, हम लोगों ने अभी जो रिसेंटली किताब लिखी है वो ओपन सोर्स पे है। हमें सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है हमेशा। कोड बहुत सारे जो हैं वो ओपनली अवेलेबल, उनको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। और हमारी किताब बेसिकली इसी को कवर करती है कि आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मुल्की लेवल पे भी करना है, तो आप ये चीज ओपन सोर्स, मतलब ₹0 स्पेंडिंग ऑन सॉफ्टवेयर, आप ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके दानियल, वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। आपने जो पॉइंट्स रेस किए और रहीम ने, जो मैं इससे नतीजा अक्स कर रहा हूँ वो ये है नाजरीन के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट 5-10 सालों में इतनी तेजी से हुई है कि हमारी जो हुक्मरान तबका है, जिसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, जिसमें नॉन पॉलिटिकल लोग भी हैं, वो तैयार नहीं थे। उनकी तरजीहात सिर्फ यही रही कि सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ एनी ऑफ द सिस्टम, और अपने तई वो चीज़ों को लेकर चले। लेकिन आपको मालूम है कि जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, इसने दुनिया को बदल के रख दिया है, और इंटरनेट की कनेक्टिविटी के बगैर तो अब चलना फिरना भी मुमकिन नहीं है। किताबें इंसान अब हाथों में लेकर नहीं पढ़ता, पीडीएफ पे पढ़ता है। तो हर कोई अटैच्ड है अपने सेल फोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, लेकिन हमारी तरजीहात नहीं है, प्रायोरिटीज़ नहीं है। अभी बिलावल भुट्टो सरदाई साहब ने भी तंज किया था कभी, उन्होंने तो पहले ये कहा था कि वज़रा को मालूम नहीं होता कि वीपीएन क्या होता है, और उन्होंने एक और तंज भी किया था कि मछली क्यों हमेशा टारगेट पाकिस्तान के सबमरीन केबल्स को करती है। इस नुक्ते पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज हम इंटरनेट के हवाले से बात कर रहे हैं, उसकी कनेक्टिविटी को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। फ्रीलांसर्स की इकोनॉमी बहुत अफेक्ट हो रही है, बहुत कुछ उनको नुकसान होता है। हमें तो क्योंकि वो लोग जो हैं वो बाहर की दुनिया से कनेक्टेड होते हैं, उनको असाइनमेंट्स मिलते हैं, उनको एक टाइम पे उसको सबमिट कराना होता है कि वो टाइम पे उसको सबमिट नहीं कराते तो उनको रेड मार्क कर दिया जाता है, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, तो उनको काम नहीं मिलता। गवर्नमेंट तो ये कहती है कि हम रोजी रोटी क्रिएट करना चाहते हैं, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शॉर्ट साइटेडनेस ऐसी है। और सिर्फ आज की गवर्नमेंट्स के नहीं, हमेशा से जब से पाकिस्तान बना है कि टेक्नोलॉजी को अभी तक सीरियसली लिया ही नहीं जा रहा। आई हैव टू से जो ओल्ड गार्ड्स हैं वो अभी भी रिलाई करते हैं अपने बच्चों पे कि वो उनका फ़ोन ऑपरेट करना उनको सिखाएं। कोई बात नहीं है, हम भी अगर बड़े हो जाएंगे हम भी अपने बच्चों से सीखेंगे जब टेक्नोलॉजी आगे जाएगी। लेकिन बात यह है कि अगर आप एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स बैठे हुए हैं तो यू नीड टू लर्न समथिंग, बिकॉज यू आर गिविंग एन एग्जाम्पल, यू आर सेटिंग अ प्रेसिडेंट। इफ यू वुड गिव एन इंप्रेशन दैट यू आर लेथार्जिक एंड डू नॉट नो एनीथिंग, तो फिर क्या फायदा उस चीज़ का। रहीम साहब आगे चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। इंटरनेट के हवाले से बात करना थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन हम चाहते हैं कि आवाम तक इसकी रसाई हो। वीपीएन्स के हवाले से हमने ये देखा कि जब से ये एक्स अकाउंट्स पर पाबंदी लगी, जो कि एक इंप्रेशन है, परसेप्शन है कि एक्स अकाउंट्स में एक पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव ज़्यादा चलता है, हमने देखा कि वीपीएन्स की यूजेज बहुत बढ़ गई। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये कहा कि वीपीएन्स को हम रजिस्टर्ड करवाना चाहेंगे, लेकिन वो जो सिस्को बेस्ड जो वीपीएन्स थे वो तो कॉर्पोरेट सेक्टर तो वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद तक अभी तक वीपीएन्स को रेगुलेट करने के हवाले से, उनको रजिस्टर करने के हवाले से गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बावजूद भी कोई ऐसा इफेक्टिव एक्शन जो है वो नहीं लिया गया। तो ये बताइए वीपीएन्स बेसिकली क्या है, सबसे पहले चाहे हमारे आवाम को समझ में आ सके। सेकेंड ये
कि वीपीएन्स को रजिस्टर अगर करवा दिया जाएगा तो उसके ज़रिए से जो दूसरे जो मतलब कंटेंट्स हैं लाइक पोर्नोग्राफी है या ब्लास्फेमस कंटेंट है उसको रेगुलेट किया जा सकेगा फिर? Right, so this is a very vast topic and probably शायद मुझे बोलने में थोड़ा टाइम लगे, take your so time. please give me that Take your leverage. time. Take your time. The challenge of understanding a VPN is very simple actually, इतना complicated नहीं है. Like in the world of computers, आप जनरली घर के अंदर भी एक नेटवर्क बनाते हैं, आप दफातर के अंदर नेटवर्क बनाते हैं. नेटवर्क्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक इंटरनल नेटवर्क होता है और एक एक्सटर्नल नेटवर्क होता है. एक्सटर्नल नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट, जिसमें आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं. घर के अंदर या दफ्तर के अंदर जो नेटवर्क बना हुआ होता है उसका हम इंटरनल नेटवर्क कहते हैं. ना उसकी डिफरेंट स्कीमिंग होती है, आईपी स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस तरह से राउटिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में होगा, बट वहाँ तक मैं नहीं जाऊँगा. बट एक समझाने की हद तक ये है कि एक आपके इन्वायरमेंट आपके घर के अंदर का है और एक दूसरा इन्वायरमेंट है जो आपके घर के बाहर का है. आप जब घर से बाहर निकलते हैं सो आपको एक बड़ा रोड मिलता है, उस रोड के ऊपर दूसरे और घर भी हैं. सो आप इसको इस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं कि जो इंटरनल नेटवर्क है वो घर के अंदर है और जो आपके बाहर की सड़कें हैं, मेन रोड है, दैट इज योर इंटरनेट कनेक्टिविटी, जिसके थ्रू आप दूसरे नेटवर्क से और दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं. वीपीएन दरअसल काम ये करता है कि लेट्स से आपके पास एक घर है, वहां पे एक इंटरनल नेटवर्क लगा हुआ है, और एक दूसरा घर है या आपके पास एक दफ्तर है, वहां पे एक इंटरनल नेटवर्क चल रहा है, और उसी दफ्तर की एक और ब्रांच है जो कि थोड़ी दूर है, लेट्स से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है, और वहां पे भी एक इंटरनल नेटवर्क चल रहा है. अब अगर इन दोनों दफ्तरों को आपस में बात करनी है और इनके इंटरनल जो नेटवर्क रिसोर्सेज है, दैट मींस कंप्यूटर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, सर्वर्स हो गए, वो उनको सिक्योरली शेयर करने हैं कि वो कोई और एक्सेस ना कर सके, सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकें जो इस इंटरनल नेटवर्क के ऊपर मौजूद है. सो होता यह है कि आप इंटरनेट के ऊपर एक इंक्रिप्टेड चैनल बनाते हैं जिसके थ्रू आप अपनी पहली ऑफिस और दूसरी ऑफिस को कनेक्ट करते हैं. उसके अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, L2TP है, IPsec है, WireGuard है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं उसके ऊपर. बट वो जो चैनल आप बनाते हैं, वो चैनल जिसके थ्रू आप अपने एक ऑफिस को दूसरे ऑफिस से कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, which is an acronym for VPN. Now VPN और Virtual Private Network करता ये है कि आपका जो डिवाइस है या जो आपका नेटवर्क है या आपका जो प्राइवेट नेटवर्क है उसको जाके किसी और प्राइवेट नेटवर्क के साथ जोड़ देता है. सो होता ये है कि जो आपके इंटरनेट के जो यूजर्स हैं या जो आपकी ISP है, उसको आपकी जो एक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक या जो आप जो काम कर रहे हैं वो नजर नहीं आता. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं VPN के थ्रू अपनी एक बर्लिन की ऑफिस के साथ जुड़ जाऊं, अगर आई एम वर्किंग फ्रॉम होम एंड मैं किसी बर्लिन की जर्मनी की कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, उन्होंने मुझे एक लैपटॉप दिया हुआ है, उसके ऊपर एक VPN डला हुआ है और मैं अपनी ऑफिस के साथ जुड़ जाऊं, तो टेक्निकली मेरे ISP को सिर्फ ये नजर आएगा कि मेरी जो ट्रैफिक है वो जर्मनी के किसी एड्रेस पे जा रही है. मेरी ट्रैफिक, मेरी जो इंटरनेट का बिहेवियर है वो क्या कर रहा है वो नजर नहीं आएगा. सो दैट इज हाउ VPN जो है ना वो मास्क करते हैं आपकी इंटरनेट एक्टिविटी को, एंड दैट इज वेयर द गवर्नमेंट अगर ये रजिस्टर्ड रहीम अगर ये रजिस्टर्ड हो जाते हैं तब ट्रैफिक को मॉनिटर किया जा सकता. ट्रैफिक तो ये पता चल जाएगा कहाँ जा रहा है, लेकिन ये उस वक्त ये मालूम हो सकेगा किस वेबसाइट्स को विजिट किया जा रहा है, क्या कंटेंट है, अगर रजिस्टर नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा. सो VPN को रजिस्टर करने का मकसद क्या हो सकता है? VPN को रजिस्टर करने का फंडामेंटल मकसद ये हो सकता है कि अगर आपके पास बंच ऑफ अननोन ट्रैफिक है जिसको आप फिगर आउट नहीं कर सक रहे कि ये क्या है, तो अगर आपके पास VPN रजिस्टर्ड है तो आपको वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये ट्रैफिक जो है ना VPN की है. ठीक है. सो नाउ यू कैन डिफरेंशिएट कि मेरे पास 200 यूजर्स हैं या 500 यूजर्स हैं जो VPN पे कनेक्टेड हैं. सो दैट इज हाउ यू कैन सॉर्ट ऑफ लाइक अ स्टैटिस्टिक डिस्टिंग्विशन हो जाती है जिसके थ्रू यू कैन आइडेंटिफाई VPN यूजर्स एंड नॉन VPN यूजर्स. ठीक है, वेरी वेरी आपने एलैबोरेटिव आपने कमेंट किया है. आई होप कि हमारे जो ऑडियंस हैं, व्यूअर्स हैं, उसको इनको ये समझ में आया. ऑब्वियसली VPN के जरिए से आप रजिस्टर तो कर सकते हैं, और उन्होंने कहा कि जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो ये मालूम हो जाएगा, फिर आप उसको ऑब्वियसली शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं या एक तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये इतने यूजर्स हैं जो VPN रजिस्टर्ड यूज कर रहे हैं, और फिर जो नहीं कर रहे हैं और अनरजिस्टर्ड यूज कर रहे हैं तो उनके ऊपर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जो है उसके हवाले से रेगुलेशन उनको थोड़ा सा थ्रॉटल करने की कोशिश करिए. लेकिन आगे चलते दानियाल, बहुत ही VPN एक जो फ्री VPNs हैं जो मोस्टली मैं भी यूज़ करता हूं अपने एक्स अकाउंट का एक्सेस करने के लिए, गालिबन आप भी करते होंगे या और लोग भी करते होंगे, उसके कोई नुकसानात हैं? एंड सेकेंडली, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बूम आ चुका है, साइबर सिक्योरिटी, जिसके ऊपर भी अब कोई नज़र नहीं डालता, उसके ऊपर भी अब कोई बात नहीं करता. जब हैकिंग्स हो जाती है तब हमें ख्याल आता है कि हमारा कोई चीज़ें जो हैं वो हैक हो रही हैं. साइबर सिक्योरिटी को लेते हुए कोई पॉलिसी, कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी क्यों नहीं बनती पाकिस्तान के अंदर?
हमारी अल्लाह अल्लाह करके अभी जाके साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनी है, तो आप एआई पॉलिसी की बात कर रहे हैं। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर हमने आज एआई इम्प्लीमेंटेशन की बात करनी है तो उससे पहले एआई पॉलिसी हमें बनानी चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारी मैच्योर नहीं हुई, जबकि बाकी कंट्रीज उस पर हो गई। जहाँ तक आपका सवाल है फ्री वीपीएन्स का, तो अब जब मैं जो चीज़ें बताने लगा हूँ तो मुझे लगता है उसके बाद आप वो यूज़ नहीं करेंगे। एक्स को आप फिर दूसरे तरीके से करेंगे। हम लोग फ्री वीपीएन्स नहीं यूज़ करते। हम चूंकि मैं और सर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर साइड की, हमें अपने वीपीएन्स वो डिप्लॉय करने आते हैं। हम वो क्या कहते हैं उन के थ्रू वो करते हैं। तो सबसे पहला ये है कि जब भी आप वो फ्री वीपीएन्स और उस पर वो जाते हैं, अगर आपको इंटरनेट पे रहते हो ना, एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए, अगर वो आपसे पैसे नहीं मांग रहा ना, तो वो आपका डाटा बेच रहा है। ओके ये आपको इस असम्पशन के साथ काम वो करना चाहिए, जो भी उस पे करे। अगर आपको कोई चीज फ्री मिल नहीं रही दानियल, है डेटा तो क्या उसका क्या हो सकता है? डेटा क्या हो सकता है? डेटा क्या बेच रहा है वो? आप जब क्या कहते हैं अनट्रस्टेड या कोई भी ऐसे फ्री वीपीएन सर्विस उस पे आप बगैर पढ़े ना अलाउ अलाउ कर देते हैं, आई एग्री कर देते हैं, तो आप उसको बहुत सारे अपने फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट लिस्ट, आप अपने उसको डिवाइस एक्टिविटी की एक्सेस दे देते हैं। जिसमें आप फेसबुक पे लिखते हैं ना, फीलिंग हैप्पी विद 20 अदर्स, फीलिंग सैड विद 25 अदर्स, उसके लिए फेसबुक आपका मोबाइल ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। आप जितना ज्यादा ये अपनी चीजें बताएंगे आपकी इतनी अच्छी प्रोफाइलिंग हो जाएगी कि उसके बेसिस पे एआई आपकी अगली मूवमेंट भी प्रेडिक्ट कर सकती है। आप खुद डाटा देते हैं, आप अगर डाटा ना दें तो आपकी प्रोडिक्शन नहीं होगी, आप अपना डाटा ना दें तो आप ट्रैक नहीं हो सकते। लेकिन खैर अब ये इस चीज़ को नॉर्म बना दिया गया। तो फ्री वीपीएन में अमूमन जो काफ़ी सारे जो लोग अनट्रस्टेड सोर्सेज से उठाते हैं, उसमें मसला ये होता है कि इसके पीछे एक चीज़ कहते हैं ट्रोजन। तो वो आपका बेसिकली डिवाइस एक्टिविटी, आपके कॉन्टैक्ट्स और आपके मुख्तलिफ इवन मैसेजेस तक भी वो कर सकते हैं। यूनिट आपको ये देखना होता है कि वो आप ट्रस्टेड को यूज करो। अब जैसे नॉर्ड वीपीएन है या प्रोटोन है, ये बड़ी कंपनीज हैं, ये लोग कंप्लाइंट होती हैं जीडीपीआर के और मुख्तलिफ जो डाटा प्राइवेसी के और उसमें वो। लेकिन अगर आप लेकिन ऑब्वियसली उसके पैसे लेते हैं। लेकिन जो ये एड्स चलाने वाले या उस तरह से जो कर रहे होते हैं, प्रोटोन का फिर भी बेहतर वो है, क्योंकि वो एक डिफरेंट वो कंपनी है। बट अगेन जो ज्यादातर फ्री आपको वो मिल रहे होते हैं, वो डेफिनेटली आपको नहीं यार, ये तो दानियल फिर पाकिस्तान के मोस्टली जितने भी लोग हैं जो फ्री वीपीएन यूज कर रहे हैं, अक्सरियत में लोग यूज कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये तो फिर एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया है फिर तो। Tazim, let me add to this actually. जी रहीम, जी रहीम। So जब आप कहते हैं ना फ्री VPN, so what Daniel is trying to explain is कि जैसा मैंने समझाया था कि आप किसी नेटवर्क पे जाके कनेक्ट हो रहे हैं। जब आप किसी नेटवर्क पे किसी सर्वर पे कनेक्ट होते हैं, तो आपकी जो जितनी भी ट्रैफिक है वो उस सर्वर पे जा रही है, उस नेटवर्क पे जा रही है। दैट मीन्स उसको 100% विजिबिलिटी है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, नहीं विजिबिलिटी तो है, लेकिन फिर ये मसला फिर नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू हो गया ना, क्योंकि अगर पाकिस्तान के सिटीजन्स का डेटा क्योंकि थर्ड पार्टी तक एक्सेस, हम ये अजम्पशंस कर रहे हैं, जैसे आप लोग ऑब्वियसली आप लोग इससे बिलोंग करते हैं इस इंडस्ट्री से, आपको ज़्यादा पता भी है कि इस तरह के मामला होते हैं कि आपका डेटा बेचा जा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा फिर प्रॉब्लम है। फिर ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे, क्या वो इतने फास्ट साइटेड नहीं थे कि इन्होंने जब ये पॉलिसी बनाई, अगर उनको किसी का कॉन्टेंट रोकना था, किसी का नैरेटिव रोकना था, तो इस तरह से रोकते कि उसको बैन करवाते, या अगर आपकी एक्सेस है यूट्यूब, ट्विटर एक्सेस, वहां तक भी आपकी एक्सेस नहीं है, तो आपने इस तरीके से सोचा, तो ये तो नेशनल सिक्योरिटी इशू है। दानियल, जो कमेंट? ये बिल्कुल है कि यही मसला होता है ना, जब आप वो कहते हैं ना कि वो आप उस मुर्गी को ही मार दो जो गोल्डन एग्स दे रही थी। सही है, ठीक है, सही है, उस मुर्गी को ही मार दो जो गोल्डन एग्स दे रही थी। लेकिन रहीम, मैं बिल्कुल वक्त हमारे पास खत्म होने वाला। जी दानियल, कैन यू लिसन मी? या नाउ आई कैन हियर यू। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि वो आप उसी मुर्गी को मार दो जो गोल्डन एग्स दे रही थी, इस चक्कर में कि और गोल्डन एग्स निकल जाए। तो ये वाला वो सिचुएशन हमारी रहती है कि हम शॉर्ट टर्म थिंकिंग में हम ये हरकत कर जाते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर इवेंट को रोकने के चक्कर में आप फ्यूचर में वो सारी चीजों को तबाह कर देते हैं। तो आप ये देखें ना कि एक पर्टिकुलर इवेंट को रोकने के लिए आपने इतना बड़ा लूप होल छोड़ दिया, तो दैट ये एक लंबा फिक्रिया है। तो आपको वही बात है कि आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अपना खड़ा करो, आप उस हिसाब से लोग तैयार करो। आप शॉर्ट टर्म वो गेनिंग के चक्कर में कि ऐसे एक बंदे को कंट्रोल कर दो, उस बंदे को कंट्रोल कर दो, ये कंट्रोल कर दो, उस चक्कर में आपने पूरा मुल्क पीछे से जो वो एक दो खिड़कियां बंद करने के चक्कर में आपने पीछे पूरा जो है ना घर ओपन कर दिया। यही तो इसी चीज से तो हमने बात शुरू की थी, और ये बिल्कुल ये नहीं, अनफॉर्चुनेट, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ऑब्वियसली एक्सेस है, बहुत से लोग वीपीएन यूज कर रहे हैं और मोस्टली अनरजिस्टर्ड वीपीएन यूज करते हैं, तो उनकी वजह से उनका डेटा, अगर हम ये अज्यूम करते हैं, अभी वी नीड टू मोर इन्वेस्टिगेट ऑन दिस कि कितना डेटा जो है लीक हो रहा है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी का इससे कौमी सलामती का इशू, क्योंकि जाहिर बात इशू पैदा हो, क्योंकि जाहिर बात है जब डेटा ही बाहर चले जाएगा और कोई थर्ड पार्टी इसको यूज़ करेगी तो फ़ायदा नहीं। लेकिन रहीम, मेरे पास वक्त बिल्कुल मुख्तसर सा है, आप दोनों एज
यूजुअल पहले भी जब आए तो हमें बहुत कुछ सिखा के गए, आज भी बहुत कुछ सिखा के जा रहे हैं। लास्ट कमेंट, पाकिस्तान को बहुत कुछ इंटरनेट के हवाले से, यहाँ पे टेक्नोलॉजी के हवाले से अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। एक आम यूज़र को तो ज़रूरत है ही, ख़ासतौर पे जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, जो गवर्नमेंट मशीनरी है, उनको बहुत कुछ ज़रूरत है कि पॉलिटिकल रिप्रेशन के नाम पे अगर आप टेक्नोलॉजी को थ्रॉटल करने की कोशिश करेंगे, आईटी को थ्रॉटल करने की कोशिश करेंगे, तो नुकसान मुल्क का ही है। कोई सैनिटी प्रिवेल कर सकती है आइंदा के दिनों में? हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान ये रियलाइज़ कर ले और आप जैसे लोगों से हुकूमत के लोग मशवरा लेना शुरू कर दें? देखिए, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है वो है इंटेंट की, जिसे हम उर्दू में नीयत कहते हैं। अगर आपकी नीयत सही है एंड इफ यू वांट टू गो इन द राइट डायरेक्शन, यू माइट मेक अ फ्यू मिस्टेक्स बट इवेंचुअली यू विल एंड अप इन द राइट प्लेस। बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव या आपका इंटेंट ही कुछ और करने का है एंड यू आर यूजिंग दिस एज अ टूल, तो फिर तो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम यू कैन नॉट सक्सेसफुली गेट एनी बेटर एनी पॉइंट इन टाइम। इट विल जस्ट कीप ऑन गेटिंग वर्स। एंड इससे होगा क्या, इससे डैमेज क्या होगा? इससे डैमेज ये होगा कि आपका जो इवेंचुअली जिस तरह से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है और जिस तरह से आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहे हैं, अब उस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग और उस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैनेजमेंट के लिए आपके पास क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, आपके पास क्वालिटी टेक्नोलॉजी नहीं होगी। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट आप करेंगे नहीं वहीं पे एक और सवाल ले लीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इस आज हम प्रोग्राम करें, ये 5G जो लाना चाह रहे हैं अप्रैल तक कह रहे हैं हम कर लेंगे लॉन्च, क्या ये एप्लीकेबल, ये पॉसिबल है, ये हो जाएगा, फीजिबल है ये? देखिए, अप्रैल तक जो बात हो रही है वो स्पेक्ट्रम के ऑक्शन की हो रही है। अच्छा, ठीक है। तो ऑक्शन तो डेफिनेटली आप कभी भी कर सकते हैं। दैट मींस आपने लाइसेंस एलोकेट करना है। अब जो लाइसेंस बाय करेगा उसकी जिम्मेदारी है कि वो कितनी जल्दी जो है 5G का इक्विपमेंट डिप्लॉय कर सकेगा, बिकॉज 5G का जो सेल्युलर इक्विपमेंट है दैट्स नॉट वेरी चीप, इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ मनी टू डिप्लॉय। नाउ इफ द कंपनी हैज दैट मसल और वो डिप्लॉय कर सकती है, तो प्रॉब्ली शायद वो 1-2 महीने में खड़ा कर ले उसको। दैट शुड नॉट बी द प्रॉब्लम। बट अगर वो लाइसेंस रख के और उसकी इंप्लीमेंटेशन में टाइम लगाएगी, तो फिर तो दैट इज एट द प्रोगेटिव ऑफ द कंपनी। बहुत शुक्रिया रहीम आपका, बहुत शुक्रिया दानियल आपका, आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे प्रोग्राम में। मैंने ये 5G के वाले से सवाल किया, तो ऑब्वियसली स्पेक्ट्रम पहले ऑक्शन होगा और फिर जब ऑक्शन होगा तो पाकिस्तान की फीजिबिलिटी स्टडी देखी जाएगी, कहाँ कहाँ उसको लगाया जा सकता है, कितना इंटरनेट के जो मामलात हैं वो उससे रिजॉल्व हो सकते हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का तो इशू रिजॉल्व हो। गवर्नमेंट अगर समझती है कोई नैरेटिव उनके खिलाफ है या मुल्क की सलामती के खिलाफ है, तो उसका रोकने का ये तरीका नहीं है कि जो लोग एपॉलिटिकल है, यानी जिनका कोई सियासी उनकी लिंकेज नहीं है, कोई उनका सियासी बयानिया नहीं है, आप उनके रोजी रोटी पे अगर आप अफेक्ट डालेंगे, उनको आप नुकसान पहुंचाएंगे, तो फिर सवाल आपसे होगा, क्योंकि आपने तो पैसा किसी और तरीके से गालिबन बना रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के बहुत से ऐसे मिडिल क्लास तबकात हैं कि जिनका जो अपना जरिए आमदनी इस फ़ोन के ज़रिए से और लैपटॉप के ज़रिए से, यानी ये कि फ्रीलांसिंग के ज़रिए से वो कमाते हैं और फिर वो आपको टैक्स भी देते हैं ताकि फिर आप अयाशिया भी करें। तस्मीन जावेद को फ्रंट लाइन से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।